अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम क्वेश्चन है। इनमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द ग्राफ आर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये ग्राफ आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो फंक्शन के ग्राफ हैं और कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो फंक्शन के नहीं हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमने रीज़न भी देनी है अपने आंसर की। तो नंबर 1 इसको देखते हैं, पार्ट नंबर ए को। तो इसमें आपके पास अगर मैं इसे, आपने याद रखना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए, वर्टिकल लाइन इसके ऊपर, अगर वो वर्टिकल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करे तो ये ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। किसी भी जगह पे आप बना लें, मैं लेट्स से कि मैं ऐसे बनाता हूँ वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन इधर भी टच कर रही है और ग्राफ को इधर भी टच कर रही है। सो हम कहते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने कहा था फॉर ईच एक्स देयर इज़ अ यूनिक वाई। हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई होना चाहिए, लेकिन एक्स की इस वैल्यू के लिए आपके पास वाई की ये वाली वैल्यू भी है, ठीक है, और वाई की ये वाली वैल्यू भी है। सो फॉर एक्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई। सो दिस इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। उसके बाद अगले को देखते हैं। अब मेरे ख्याल से आप इजीली देख सकते हो सभी को। ये वाला जो है इसको अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी नहीं है, इस वाले में अगर आप लोग, हाँ ये वाला ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि अगर आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हो, लेट्स से कि इधर इस जगह पे, चाहे इस जगह पे, चाहे इस जगह पे, किसी भी जगह पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इस ग्राफ को एक जगह पे ही टच करेगी, एक से ज़्यादा जगह पे नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ है। ओके, उसके बाद हम थर्ड वाले को देखते हैं, इस वाले को। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे इस वाले में, तो वो तीन इधर भी और तीन जगहों पर टच कर जाएगी। इसी तरह से अगर लास्ट वाले को देखा जाए तो लास्ट वाला भी आपके पास नहीं है। ये भी नहीं है। इधर भी अगर आप लोग ड्रॉ करते हैं एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन जो है इधर भी टच कर रही है और इधर भी टच कर रही है, ठीक है। तो x की इस एक वैल्यू के लिए y की ये वाली वैल्यू भी आ रही है और y की एक ये वाली वैल्यू भी आ रही है। सो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट। तो सिर्फ एक इसमें जो है ना वो फंक्शन का ग्राफ है, बाकी इनमें से कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो नहीं है। सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। कहता फाइंड द फार्मूलाज फॉर द फंक्शन। आपने फार्मूला जो है वो फाइंड करना है फंक्शन के लिए। तो इसको चेक करते हैं। एक्सप्रेस द एरिया एंड perimeter of equilateral triangle as a function of triangle side length x। कहता पेरीमीटर को और एरिया को x का फंक्शन बना के लिखो। x क्या चीज़ है? साइड है। तो हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। सो ये मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ।
इसमें ये साइड आपकी x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। इसे मैं a कह देता हूँ, इसे मैं b कह देता हूँ, इसे मैं c कह देता हूँ। जो मर्जी नाम आप दे सकते हैं, साइड भी जो मर्जी, इधर आप लिख भी दो, बल्कि उसने खुद ही कह दिया कि लेंथ x है तो आप लेट नहीं करोगे बल्कि आप x ही नाम रखोगे। अब जो इसका पेरीमीटर होता है, मैं लेट करता हूँ कि लेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इस पे, यानी कि पेरीमीटर को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूं तो पेरीमीटर इक्वल होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों साइड्स को प्लस करने से आता है। सो पेरीमीटर इक्वल होगा 3x। सो आपने पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ साइड x। तो ये मेरा आंसर है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है, आपका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकलता कैसे है, तीनों साइड्स को प्लस करने से। अगर आपको ये सारे फार्मूलाज आते हैं तो आप बड़े इजीली बता सकते हो। नंबर 2, एरिया। एरिया जो है वो हमें पता है कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो इक्वल होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट। अब इसमें जो एरिया को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, आप लिख देना कि एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी नाम दे सकते हो सकता है कोई एरिया को एस से भी लिखता हो, मे बी लिखना तो नहीं चाहिए, ए से लिखना चाहिए। तो बेस आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली, ये बेस होती है। हाइट आपके पास नहीं है तो इधर से ये वाली, ये आपकी हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कई होती है। तो इस हाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको डी का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। तो आपको पता है कि ये टोटल इधर से लेके इधर तक x है, तो ये सेंटर है, तो हाफ इधर रह जाएगी, हाफ इधर। सो x 1/2 x इधर रह जाएगी और 1/2 x जो है ये इधर आ जाएगी, ये लेंथ जो है। इसको निकालने के लिए, इसको अगर मैं लेट से के निकालना है, मैं इसको h का नाम दे दूँ फ़िलहाल। तो इधर साइड पे हम सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना, ये वाली स्लैंटिंग लाइन जो होती है 90 के सामने, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितनी है 1/2x इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो मैंने निकालना है, हाइट हम जिसे कह रहे हैं, तो ये h है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, BS क्लास है तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि 1/4x स्क्वायर, इधर प्लस है, इधर मैं एक स्टेप में मिस कर रहा हूँ, इक्वल टू h स्क्वायर। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रह जाएगा एलसीएम लेने के बाद। सो इधर मैंने एलसीएम लिया 4 इक्वल टू h स्क्वायर। दोनों तरफ आप अगर स्क्वायर रूट ले लें तो h आपके पास निकलेगा, हाइट जो आपके पास निकलेगी स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर का x आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा। सो आपके पास एरिया निकल आया 1/2 to 4 ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3x और x स्क्वायर। सो एरिया निकल आया स्क्वायर रूट 3/4x स्क्वायर। सो मैंने एरिया को भी साइड के फंक्शन के तौर पे लिख दिया। सो आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने करना है एक्सप्रेस दी, जो भी क्वेश्चन है इसको पहले कॉपी कर लेता हूं मैं। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ द फंक्शन ऑफ लेंथ d ऑफ द स्क्वायर्स डायगोनल। अच्छा, पहले इसको बनाते हैं, फिगर को बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। क्या करना है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना लेते हैं इधर एक, ये मेरे पास हो गया एक स्क्वायर। इसकी साइड का उसने जिक्र कहीं नहीं किया। सो साइड एक्सप्रेस द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ d ऑफ स्क्वायर डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल ये होता है,
इसको उसने बोला कि इसका नाम आपने डी रखना है, ठीक है। ए बी सी डी, दो अपोजिट वर्टेक्स को ये मिलाता है, इसको डायगोनल कहते हैं। आपको पता है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। और आपने और क्या नहीं, एक साइड का उसने जिक्र ही नहीं किया कि साइड का नाम क्या रखें, तो आप एक्स रख लो। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि आप अपनी मर्जी कर रहे हो तो उसको बता देना कि मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बताना बेहतर होता है कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स, ओके। अब आपने क्या करना है, एरिया निकालना है। किसकी टर्म में? डायगोनल की फॉर्म में। वैसे तो एरिया निकालना बहुत इजी होता है। एरिया इक्वल होता है किसी भी स्क्वायर का बेस क्रॉस हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। सो एरिया निकला है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो एरिया को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ तो एरिया निकला है एक्स स्क्वायर। लेकिन नहीं, मैंने एरिया को साइड की फॉर्म में नहीं लिखना, साइड का फंक्शन नहीं बनाना, बल्कि डायगोनल का फंक्शन बनाना है। तो डायगोनल का फंक्शन बनाने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास डी है, डी का स्क्वायर, बेस आपके पास जो है वो एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और आपके पास परपेंडिकुलर भी एक्स है, एक्स का स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इक्वल हो गया 2x स्क्वायर, 2 नीचे आके डिवाइड होगा। सो आपके पास आ गया डी स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, ये कट जाएगा। सो आपके पास x की जो वैल्यू, या रहने दो, स्क्वायर रूट क्यों लेना है, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहा हूँ, मैं x स्क्वायर की वैल्यू ही लगा देता हूँ डी स्क्वायर ओवर 2 इस x स्क्वायर की जगह पे। सो x स्क्वायर की जगह पे आ गया डी स्क्वायर ओवर 2। सो एरिया फंक्शन आ गया डायगोनल का, यही मैं निकालना चाह रहा था, यही मेरा आंसर है। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ क्यूब। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। तो आपने करना ये है कि एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ क्यूब्स डायगोनल लेंथ डी। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है 11th। पीछे वाला जो था वो आपका 10 था और ये 11 क्वेश्चन है। पीछे वाला 10 और 9 हमने किया है। एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ क्यूब। चले पहले क्यूब बना लेते हैं। तो क्यूब जो है वो मैं इधर आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। शायद मेरे से इतना प्रॉपर ना बने, 3D फिगर है, तो ये मैं इंपोर्ट करके ले आता हूँ। ये देखें, ये है क्यूब आपका। तो इस क्यूब के अंदर आपके पास ये जो है, ये एक साइड है क्यूब की, एक सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर आप इसे x कहते हो, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो इसमें ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्यूब का डायगोनल कहलाता है, ठीक है। ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है जो ज्वाइन कर रही है P को R से, ठीक है। और ये वाला जो है ये कहलाता है आपके जो है ना एक फेस का जो है ना डायगोनल। ये क्यूब का डायगोनल है, मैं इसको मार्क भी कर, ये क्यूब का डायगोनल है ये वाला, और ये वाला क्यूब के किसी फेस का डायगोनल है। और साइड जो है अगर आप एक कहते हो तो सारी सेम होती हैं, हर किसी का नाम ए ही रखा जाएगा। तो कहता है कि आपने क्या करना है कि एज लेंथ को, एज लेंथ होती है ये वाली जो ये इसको हम कहते हैं एज लेंथ, ठीक है। ये सारी एज लेंथ है ये वाली। तो एज लेंथ को आपने क्या करना है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, इसको ए से, इसको बी से, तो ये ए बी आपको एज लेंथ जो है वो नज़र आ रही है। आपने एज लेंथ को क्या करना है, इसको आपने फंक्शन लिखना है क्यूब के डायगोनल लेंथ डी का। तो हम ये जो है ना, ये क्यूब का डायगोनल है, इसका नाम है डी, और इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल डी, जो एक सिर्फ हिस्से का डायगोनल है, एक फेस का, ठीक है। ये भी दो वर्टेक्स को आपस में मिला रहा है, ये सिर्फ नीचे वाले फेस का डायगोनल है, और ये पूरे क्यूब का डायगोनल है। ये इस एक हिस्से को, एक एज को दूसरे एज
वाले पार्ट से बैक वाली साइड से जाकर मिलाता है। तो दोनों में फ़र्क जो है ना, आप एक को मैंने कैपिटल डी का है, एक को मैंने स्मॉल डी का है। तो ये अगर इनको आपस में जॉइन इस तरह से कर दिया जाए जैसे मैंने ये ब्राउन लाइन से कर रखा है इसको, तो ये जो हाइपोटेन्यूज का ये एंगल 90 का बनता है, ये वाला, ये एंगल 90 का, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपके पास ये जो है डी, ये इसको मैंने डी बोला हुआ है, हाइपोटेन्यूज चूँकि आपके पास डी है, तो डी का स्क्वायर इक्वल आएगा। बेस आपके पास कितनी है, बेस आपके पास ये वाली है, यानी कि कैपिटल डी जिसे आप बोल रहे हो, और परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो है जिसको हम कह रहे हैं साइड। सारी साइड्स मैंने बोला है ए होती हैं, तो ये ए का स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो आपके पास आ गया डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए, इसको हम 1 कह देते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन देखूँ ना, ये वाला, तो इसमें भी अगर आप देखें ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे, ये आपका जो है ना इस फेस का डायगोनल है जिसे मैं कह रहा हूँ कैपिटल डी, और ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो इसमें भी अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर मैं इधर लगाऊं तो आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नीचे वाले पोर्शन में मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्योंकि आपका कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी का स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इक्वल आ गया 2a स्क्वायर के। सो स्मॉल डी स्क्वायर क्या बन गया, डी स्क्वायर आपका आ रहा है 2a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो डी स्क्वायर इक्वल आ गया 3a स्क्वायर। आपने क्या करना था, आपने क्या करना था, एज लेंथ को, यानी कि एज लेंथ आपकी क्या है a जिसे आप कह रहे हो, उसको आपने फंक्शन बनाना था किसका, क्यूब लेंथ डी का फंक्शन बनाना था। तो 3 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, सो a स्क्वायर इक्वल आ गया d स्क्वायर ओवर 3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो स्क्वायर रूट लेने से a का स्क्वायर रूट तो कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा d पे भी कट जाएगा, और सिर्फ स्क्वायर रूट 3 पे जो है ना वो स्क्वायर रूट। सो इधर आपने बना लिया एज लेंथ एज द फंक्शन ऑफ डायगोनल d। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो है। इसके अलावा आपने एक और काम भी करना है। एक और काम भी आप लोगों ने करना है, वो आपने ये करना है कि आप लोगों ने इसमें लिखा है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी डायगोनल लेंथ में ही लिखना है। अच्छा, सरफेस एरिया जो होता है ना, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप नाम दे दे सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया होता है, देखें एक जो होती है ना, एक जो क्यूब होता है इसके 6 फेसेस होते हैं। आप अपने रूम को देख लें, एक आपके रूम में आपके जिधर आप बैठे हैं उसके सामने वाली दीवार, एक आपसे पीछे वाली, एक आपसे दाएं वाली, एक आपसे बाएं वाली, एक आपका छत, एक आपकी जिस पे आप बैठे हो फर्श। तो 6 साइड्स होती हैं। तो आपके पास 6 साइड्स बनती हैं, तो एक का एरिया निकलता है ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए। एक का एरिया ए स्क्वायर निकलता है, सॉरी ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो 6 का कितना निकलेगा, 6a स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो निकलता है ये 6a स्क्वायर निकलता है 6 फेसेस का, तो ये निकलेगा 6। तो a स्क्वायर की जगह पे आ गया d स्क्वायर ओवर 3। तो सरफेस एरिया आपके पास निकला है 6d, ये 313 326 2d स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आपके पास 2d स्क्वायर निकल रहा है। सो आपने सरफेस एरिया को भी डायगोनल के फंक्शन के तौर पे लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूब का, वो होता है वॉल्यूम इक्वल होता है 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। सो 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो 3 साइड्स a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये बनेगा a क्यूब। तो वॉल्यूम a की जगह a क्यूब a की जगह पे इसको लिख सकते हैं। दोनों तरफ चले, ये वाली a की वैल्यू पुट कर देते हैं, d स्क्वायर ओवर d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, d ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ऊपर क्यूब वैसे का वैसे ही। सो वॉल्यूम इक्वल आ गया d क्यूब ओवर, तो ये 3 का जब आप क्यूब करोगे तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लैदा कर लो और 1 पे स्क्वायर रूट 3 लैदा कर लो, 1 कट जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। बहरहाल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है,
एज इट इज़ ऐसे भी रहने दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम जो है वो आपके पास एज ए फंक्शन ऑफ डी जो है वो निकल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब जो हमने किया है क्यूब, आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लैदा कर लो और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे 1 पावर लैदा कर लो, एक कट जाएगी तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसको लिखा जा सकता है, जो मैंने इधर काट के इसको लिखा है। तो दोनों तरह से भी ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा हुआ। इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 से इसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।